हेलो बोर्ड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आप 97 प्लस बायोलॉजी का अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं थ्रू आवर सफलता सीरीज। बिकॉज हार्ड वर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस हम देंगे जिससे आप इजीली अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेपन्स। टू वेपन्स कौन से हैं? अभी हम बात कर रहे हैं पहले किलर सीरीज की, जहां पे लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको यूनिट वाइज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपके मार्क्स अश्योर हो जाएंगे। ऑलरेडी हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के फॉर्म में हर चैप्टर का डिटेल वन शॉट वीडियो आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी की सफलता सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और एनसीईआरटी के सारे डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट की। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। इस यूनिट के दोनों चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के टॉप 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट जो फील्ड ट्रिप पे गया है, सडनली उसको फील होता है ब्रेथलेसनेस और वो बहुत रैपिडली बैडली स्नीज करना शुरू कर देता है। क्या रीजन हुआ आपको ये बताना है। 2020 का क्वेश्चन है, ओनली 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो देखिए ये रेस्पॉन्स है एलर्जिक रेस्पॉन्स, क्योंकि जो कुछ रीजंस होते हैं जैसे डस्ट हो सकता है, पोलेंस हो सकते हैं, वो एलर्जन का काम करते हैं। एलर्जन क्या होते हैं बेटा? वो सब्सटेंस है जो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, उनको कहते हैं एलर्जेंस। तो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज की वजह से उसको स्नीज और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गया, और ये हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है ऐसी एलर्जिक रेस्पॉन्सेज को, रिएक्शंस को स्टार्ट करता है, क्योंकि वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, और ये एंटीबॉडी रिलीज कर देते हैं हिस्टामिन या सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स जो इस तरह का इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। याद रहेगा बेटा आपको। सेकंड क्वेश्चन, बी और टी लिम्फोसाइट्स के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, या आप कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स इन स्टार्टिंग इन जनरेटिंग इम्यून रेस्पॉन्सेस। देखिए इनिशियली दोनों टाइप की सेल्स, चाहे वो बी सेल्स हैं चाहे वो टी सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है बच्चे बोन मैरो में। बोन मैरो से अगर वहीं पे उसकी मैच्योरेशन भी हो जाए तो वो तो रह जाती है बी सेल्स, लेकिन कुछ सेल्स माइग्रेट करके बच्चे चले जाती हैं थाइमस में, और वहां पे जाके उनकी मैच्योरेशन होती है और उनको हम कह देते हैं टी सेल्स। क्लियर टू एवरीवन? तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस हो गया कि बी सेल्स की मैच्योरेशन होगी बोन मैरो में, जबकि टी सेल्स मैच्योर होती है थाइमस में। बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी फॉर्मेशन करती हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप की टी सेल्स हैं जो इम्यून रेस्पॉन्सेज या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, तो वो हो गया सेल मेडिएटेड या सीएमआई। सारी की सारी या सिर्फ बी सेल्स ही एंटीबॉडीज फॉर्म करती हैं, हमेशा याद रखना हो। बी ओनली बी सेल्स फॉर्म एंटीबॉडीज, और जो टी सेल्स हैं लिम्फोकाइन सेक्रेट करती हैं। ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स, जबकि ये हेल्पर, किलर, सप्रेसर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। किलर सेल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है। तो अगर ये वर्ड आपको मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वन एंड द सेम थिंग बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 डिजीज के नाम बताने हैं आपको जो कि कंट्रोल की जा सकती है अगर हम एडीज मॉस्किटोज को कंट्रोल कर दें। 2018 का क्वेश्चन है, और इस बार अलग से स्पेशली इसको इंक्लूड भी किया गया है। डेंगू एंड चिकनगुनिया, ड्रेक बोन फीवर कहा जाता है, एडिस इजिप्टी, ठीक है, की वजह से होता है। तो इन दोनों डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 वर्ड आपको लिखने थे, 2 मार्क्स आपके पक गए, है ना। इस बार दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैंने अलग से बना के रखा, डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यूनिट 4 की जो प्लेलिस्ट है उसमें डेंगू एंड चिकनगुनिया का अलग से टॉपिक है, अलग से वीडियो है। चलिए, साइटोकाइनिन बैरियर कैसे इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन्नेट। इन्नेट को कहते हैं बाय बर्थ,
बाय बर्थ इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिक्रीट कर देंगे जिनको इंटरफेरोन कहते हैं। अलग अलग टाइप के इंटरफेरोन होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन, बीटा इंटरफेरोन, स्पेसिफिकली काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मान लो हमारी बॉडी की ये कई सारी सेल्स हैं, अब इसमें से कोई एक सेल इन्फेक्टेड हो गई तो ये जो इंटरफेरोन्स हैं ये क्या करेंगे, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं इनको वायरल इन्फेक्शन से बचा लेंगे। ठीक है ना, और ये बाय बर्थ होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी की, इसलिए इसको इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉरी 6 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सोर्स प्लांट बताना हेरोइन ड्रग का, और प्लांट से इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। देखिए हेरोइन ने पापा से फोन लिया, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या हेरोइन ने ओप्पो के फोन पे पापा को कॉल किया, ओप्पो के फोन से ओपी को कॉल किया। इसे आप इजीली याद रख पाएंगे। हेरोइन, ओपो, ओपीएम कहते हैं इसको, ओपी प्लांट ओपीएम को कहा जाता है ना। पापा आप अगर लिख सकते हैं तो पेपेवर सोमिनिफेरम हो जाएगा। तो ओपेन कहां से हुआ, पेपेवर सोमिनिफेरम से। और हेरोइन जो ड्रग है एसिटाइलेशन करने के बाद मॉर्फिन का, वहां से ऑब्टेन होती है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ये थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म कह सकते हैं। और मॉर्फिन जो पेपेवर सोमिनिफेरम में बच्चे, उसके लेटेक्स से ऑब्टेन होती है। तो 3 पार्ट इजीली आप याद रख सकते हो, हेरोइन, ओपो एंड ओपी, या पापा को कॉल किया। सेम उसी का क्वेश्चन है, वहां पे भी हम डिस्कस कर सकते थे। इफेक्ट्स बताने हैं ह्यूमन बॉडी पे हेरोइन के। देखिए ये है सीएनएस और जीआई ट्रैक पे एक्ट करने वाला सब्सटेंस। जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सीएनएस के ओपोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, वहां जाकर बाइंड कर जाएगा बच्चे, और इनसोम्निया की कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। लीवर और किडनी डिजीजेस इससे कॉमनली हो जाती हैं, एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लगती है पेशेंट को। ये क्या है, मेंशन 1 एप्लीकेशन बतानी है आपको सबकी। पैसिव इम्यूनाइजेशन, एंटी हिस्टामिन, कोलेस्ट्रम एंड साइटोकाइनिन बैरियर। आधे नंबर का 1 पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये बताइए, चलिए ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन की हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता, डायरेक्ट हम बाहर से ही एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं जो कि एंटीजन के ऊपर एक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो स्नेक बाइट या एटीएस, एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है ना। ये आपने सुना होगा, कॉमनली हम हमारे आसपास सराउंडिंग में, सोसाइटी में कह देते हैं कि जहर को जहर ही मारता है ना, उस तरह का ये रिजल्ट है। एंटीहिस्टामिन्स जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज होंगे, अभी हमने देखा था हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है ना, तो एलर्जी को कम करने के लिए उनको यूज किया जाता है। कोलेस्ट्रॉम, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क मदर का आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम। आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कोलेस्ट्रॉम। तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है अपने आप में न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि इसमें होता है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन ए या IgA, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को। ठीक है, एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स, अभी हमने देखा था इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल टाइप के वायरल प्रोटीन्स हैं जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा, समझ आ गई बात। ओके, इंटरफेरोन्स देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, आपको चैलेंज कर रहा है। इंटरफेरोन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं। काम क्या हो गया, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं, उनमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। कोई भी मान लो एक सेल डैमेज है तो इन सबको एक इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर देगी। ठीक है ना।
तो दे प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। इसीलिए इनको कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में क्या होता है, कैंसर के केस में क्या होता है, नॉर्मल सेल जो है हमारी बॉडी की, उनमें बेटा प्रॉपर्टी होती है क्या, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, कि जैसे ही दूसरे सेल के सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो अपनी ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। लेकिन कैंसर सेल्स के केस में क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी हो जाती है खत्म, तो वो दूसरी सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, इसलिए एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाता है, ट्यूमर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैंसर पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं जिससे ये इस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, फंक्शनल कर देती है। एक टीम गई है आप लोगों की तो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करने गए हो आप लोग के लिए। आप में किसी को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, या आपने अपने स्कूल को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को किसी गेम में रिप्रेजेंट किया है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, ये करके दिखाओ। प्रैक्टिस सेशन में आपको पता चला कुछ वायल्स मिली सर्टेन कैनाबिनॉइड्स की, तो क्या आप अथॉरिटीज को रिपोर्ट करोगे? ऐसे प्लांट का नाम बताना जहां से केमिकल ऑब्टेन्ड होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। देखिए, ये वो ड्रग्स हैं जो मेनली मिसयूज की जाती हैं बाय एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन टू इंप्रूव, टू इनहैंस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये अब्यूज ड्रग्स हैं जिनको कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। कैनाबिस सटाइवा से ये ऑब्टेन होती है। ठीक है, और ये डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं हमारी बॉडी से, लेकिन इसके साथ साथ हार्ट बीट बढ़ जाती है, नोजिया स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है, और ऐसे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इनको इजीली हम मॉनिटर कर सकते हैं, इजीली इनका पता लगा सकते हैं कि इनकी आईज जो है वो रेड कलर की होती है और जो जजमेंट है वो इम्पेयर्ड होता है, बहुत क्लियर कट एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है बच्चे, इनको एम्फेटामिन्स कहा जाता है। एम्फेटामिन्स सिंथेटिक ड्रग्स हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करती हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज व्हेन सुटेबल स्टार्टर और इनोकुलम इज एडेड टू इट। हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है इनोकुलम में, जो कि एज ए स्टार्टर हम यूज करते हैं ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन। मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन की जाती है तो इनोकुलम के फॉर्म में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं, एक तरह से जो मिल्क का पार्शियल डाइजेशन करने में, मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। कैसीन प्रोटीन होता है जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है विटामिन B12 की। इसलिए कहा जाता है कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को भी इनिबिट कर देता है हमारे स्टमक में, जो फूड के साथ अगर एंटर हो गए हैं तो। ओके, इट इज एडवाइज्ड दैट all young mothers that breastfeeding is the best for their newborn babies. Do you agree? 100%, 110% एग्री करते हैं हम, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है सबसे पहले तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले तो न्यूबॉर्न बेबी को मदर का मिल्क देने की जरूरत है। वो कंप्लीट नरिश डाइट है बच्चे के लिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें आयंस भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट है बच्चे के लिए, इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग को। ठीक है, उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा। कैसे? कि कोलेस्ट्रॉल में है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक, और इट इज इजी टू डाइजेस्ट। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे में, याद रहेगा। चलिए, अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है? ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए, 12 क्वेश्चन पे आ गए हम। टॉप 20 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए, ठीक है। चलिए, डिजीज का ही एक और क्वेश्चन है। एक ऐसी डिजीज का बताना है नाम, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसका सिम्टम, उसका वेक्टर, कैसे स्प्रेड होती है, सब कुछ बताना है, ठीक है। देखिए, पहले इसका आंसर करने से पहले मैं 2 वर्ड आपको बता देता हूं। एक होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म,
एक होता है वेक्टर। 99% लोगों को ये नहीं पता होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और वेक्टर का डिफरेंस। अगर आपको पता है तो फटाफट बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि मलेरिया इज कोज्ड बाय। 99% लोग कहेंगे फीमेल एनाफ्लीज से मलेरिया कोज होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है बेटा। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। उसकी 4 अलग अलग स्पीशीज होती हैं, वाइवेक्स, ओवली, फैल्सिपेरम एंड मलेरी। ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लीज है बच्चे वो है उसका कैरियर, ठीक है, वेक्टर। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अमीबायोसिस एक ऐसी डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है, ह्यूमन फीकल मैटर में जो होते हैं, और जो हाउस फ्लाइज है उसका मैकेनिकल कैरियर का काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, इसका कैरियर हो गया, ये इसका वेक्टर हो गया। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो मैं आपको अभी बता रहा था, इट इज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अलग होता है, कैरियर अलग होता है बच्चे। सिम्टम्स की बात करें तो स्टूल, लूज स्टूल डिस्चार्ज होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प फील करते हैं, वेट लॉस और एपेटाइट नहीं होती, भूख नहीं लगती, एंड एनीमिया का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फीकल मैटर के थ्रू इसकी एंट्री, और हाउस फ्लाई कॉमन कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर है, वेक्टर है। बट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। Why there is a fear among the guardians that their adolescent wards may trap in drug or alcohol abuse? बहुत सीरियस कंसर्न है आप लोगों के रिगार्डिंग है, क्योंकि आप लोग पीयर प्रेशर से, आप लोग आपके जो जो रोल मॉडल्स हैं आपके, उनसे आप बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हो, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हो ब्लाइंडली, है ना। और पेरेंट्स का डर इसलिए है कि एडिक्शन की प्रॉब्लम रेगुलरली कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, चाहे वो ड्रग अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल अब्यूज है। तो पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है बेटा। पेरेंट्स को अपना माइंडसेट नहीं चेंज करने की जरूरत, आप लोगों को उनको कन्विंस करके उनको एश्योर करना है, इंश्योर करना है कि यू आर नॉट फॉलोइंग इन दैट ट्रैप। क्योंकि आप एक वो कहते हैं ना, फीलिंग ऑफ वेलबीइंग, शो ऑफ करना कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर, हीरो, हीरोइन या जो भी आपका रोल मॉडल है वो ये कर रहा है तो मैं भी करूं। एक एक्साइटमेंट होती है, एडवेंचरस होते हो आप लोग, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो। आपका पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि भाई मेरे ग्रुप में सब कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, तो आइसोलेटेड सा फील करते हो। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, पीयर ग्रुप का प्रेशर, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इससे आपका जो लाइफ है बेटा वो स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। यंग माइंड्स का जो लाइफ है वो स्पॉइल हो सकता है। आपका ये टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको अपना कैरियर बनाने पे ध्यान देना है। यू आर यंग बडिंग माइंड्स ऑफ आवर कंट्री, तो डोंट फॉल ट्रैप टू दिस। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चे। आपको पता हो कि क्या अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, और स्पेशल एक सेक्शन आपकी बुक में आपकी स्टडी के लिए डाला हुआ है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। प्लीज एक बार उसको ध्यान से पढ़ें, आप उसके ऊपर उसको एनालाइज करें, डिस्कस करें। कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम फील होती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, और अगर फिर भी आप इसे ओवरकम कर पाते हैं तो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडिक्शन और डिपेंडेंस। देखिए जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो क्यूरियोसिटी में, एक्साइटमेंट में हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज एडिक्शन। की टेम्पररी फीलिंग है वेलबींग की, यूफोरिया हमें फील होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है किसी केमिकल के लिए, किसी इफेक्ट के लिए, किसी ड्रग के लिए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहे, धीरे धीरे अगर हम इसकी डोज बढ़ाते जाएं कि भाई पहले अगर 10 ग्राम लेते थे तो फिर 10 ग्राम से असर नहीं होता, 10 से फिर 20 हो जाता है, 20 से 50 हो जाता है, 50 से 100 हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली अगर वो डोज बढ़ती जाए, है ना, और अगर उसके ना लेने से हमारी बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल सिम्टम्स दिखाई देने लगे, दैट कंडीशन इज नोन एज डिपेंडेंस। ये एडिक्शन का नेक्स्ट लेवल है, सीरियस कंडीशन का नेक्स्ट लेवल है, जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है जिससे कुछ अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं अगर रेगुलर डोज ना मिले तो। जो ड्रग एडिक्ट हैं वो बहुत अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें दे स्टार्ट टू फाइट अगर उनको वो डोज नहीं मिलती है ना। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे चिकन पॉक्स जिनको हो जाता है चाइल्डहुड में, तो उनको दोबारा से वो डिजीज नहीं होती लाइफ टाइम में। क्या रीज़न है, कौन सी इम्यूनिटी है ये बताना है। ये बेटा होती है एक्टिव इम्यूनिटी। बिना सोचे आप लिख सकते हो, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों कि जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन के लिए फर्स्ट टाइम या फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो थोड़ा सा स्लो होता है, डिलेड होता है ना। प्राइमरी आपके घर में मान लो कोई पहली बार आता है, तो आप अगर उसको आपने पहले कभी नहीं देखा है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस स्लो हो जाती है, डिलेड प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज भी हमारे शरीर में इसी तरह काम करती हैं। तो इसलिए जब पहली बार वो आया तो हमारे माइंड में वो एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह इम्यून सिस्टम भी मेमोरी सेल्स क्रिएट कर लेता है। बी सेल्स में मेमोरी और प्लाज्मा दो सेल्स होती हैं, तो मेमोरी सेल्स क्रिएट हो गई। अब जब वो इंसान दोबारा आएगा, जब वो एंटीजन दोबारा आएगा, तो हम तुरंत उसको पहचान लेते हैं। तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स शुरू होता है कि एंटर करते ही हमने पहचान लिया तो हमारा जो एंटीबॉडी उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा फास्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, फास्ट और लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होता है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है जिसकी वजह से उसको लाइफ में दोबारा से वो डिजीज नहीं होती है। होस्ट और साइट बताना है जहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की ये दो स्टेजेस पूरी होती है। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट की का फ्यूजन होता है और गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो गैमेटोसाइट है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन बेटा होती है ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज में। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बनने के बाद ये स्टेज आती है कि जब आरबीसी में वो एंटर करते हैं तो अमीबॉइड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, हेमोजोइन ग्रैन्यूल की फॉर्मेशन, अलग अलग स्टेजेस आती हैं एंड अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो बाइट के साथ दोबारा से रिलीज हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी से और इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो फीमेल एनाफ्लीज है उसकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जाके ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं बाय जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, और इसको कह देते हैं बेटा ऊकाइनेट। ऊकाइनेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल बन जाती है जो उसको डिस्ट्रॉय होने नहीं देती। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इंटेस्टाइनल वॉल के साथ साथ ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू सलाइवरी ग्लैंड, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं। और इंसेक्ट जब हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइट फॉर्म में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ये रिलीज हो जाते हैं एंड कॉजेस मलेरिया डिजीज इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ ह्यूमन सेल HIV अटैक ऑन इट्स एंट्री इनटू द बॉडी। बहुत 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 VVVIP जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। मैक्रोफेजेस होती हैं उनको डायरेक्टली सबसे पहले अटैक करता है और वायरस इन मैक्रोफेजेस में एंटर करके अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये वायरल DNA बना देता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। पूरा डायग्राम मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है इसको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वायरल DNA होस्ट के DNA में एंटर कर जाएगा और अब ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो नया वायरस बनाना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस नया वायरस बनाना शुरू कर देते हैं और हेल्पर टी सेल्स में एंटर कर जाते हैं। तो जिससे हेल्पर टी सेल्स की जो नंबर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है और इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी, क्योंकि जो बचाने वाला है वो ही नहीं बच रहा है। इसलिए कहते हैं देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर HIV इन्फेक्शन। एड्स के लिए कोई ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो हमारी टी सेल्स हैं उन्हीं पे अटैक कर देता है। टी सेल्स जो है वो हमें बचाने वाली सेल्स है, इम्यून सिस्टम की मेल सेल्स है। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो लिम्फोसाइट्स की वजह से ही होती है, टी सेल्स की वजह से ही होती है। तो जो बचाने वाला है वो खुद ही नहीं बच रहा है तो बचाएगा कौन, इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करेगा हमारी बॉडी को। तो इवन माइनर इन्फेक्शन टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की मलेरियल पैरासाइट की बतानी है ह्यूमन बॉडी में। व्हेन बाइटन बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, ये हुआ, यहाँ पे बाइट हुआ। जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कहलाती है स्पोरोजोइट। 1 मार्क में भी इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट। ये एंटर कर जाती है लीवर सेल्स में, वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं लीवर सिनुसॉइड्स में। और जब तक
पूरी तरह वो सेल फिल नहीं हो जाती, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती, सॉरी, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाती तो बस्ट होगी, सेल का लाइसिस हो जाएगा और दे आर रिलीज इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड में एंटर करने से पहले की स्टेज है, तो इसलिए इसको प्री इरिथ्रोसाइटिक सीज़ोगोनी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आरबीसी में एंटर करने के बाद ये अलग अलग स्टेजेस के थ्रू पास होती है, चाहे वो अमीबॉइड स्टेज है, चाहे वो सिग्नेट रिंग स्टेज है, चाहे वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से चिल और फीवर हमें आता है, बुखार आता है, ठंड लगती है मलेरिया में, वो इसी की वजह से होता है। और जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है, तो ये हो गया इरिथ्रोसाइटिक फेज, ये हो गया इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसके बाद जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं वो फ्यूज करके, सॉरी, दे चेंजेस इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट्स फर्स्ट, एंड आरबीसी में ही मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड दे आर रिलीज्ड नाउ बाय बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज इनटू मॉस्किटो। मॉस्किटो में एंटर करने के बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा और ये अपने आप को मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल, अभी मैंने जस्ट बताया, मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल के साथ ऊकाइनेट के फॉर्म में अपने आप को अटैच कर लेगा। ठीक है। यहाँ से सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन होने के बाद एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो फीमेल मॉस्किटो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाएंगी, सॉरी, जो ऊकाइनेट है वो सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाएगी, एंड अल्टीमेटली फिर से दोबारा से मैच्योर स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से इंसेक्ट बाइट होगा एंड प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है। आप कहेंगे कि सर बार बार कह रहे हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम का भी अलग से वीडियो मैंने बनाया है, डिटेल्ड वीडियो बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, आप में से कितने लोगों को पता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय, मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से कोज होता है? 4 तरह का मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कोजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। कौन सा प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है वो इंडिया में नहीं मिलती? प्लाज्मोडियम ओवेले इज नॉट फाउंड इन इंडिया। चलिए, मेथड फॉर कैंसर डिटेक्शन, अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी जिसको सीटी स्कैन कहा जाता है। रेडियो सिग्नलिंग होती है, एक तरह से स्क्रीनिंग होती है, जिससे बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं, मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं, 64 या 32 स्लाइसेस बन जाती हैं एक अलग अलग एंगल से। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए एक्सरे डेवलप किया जाता है। मार्कर्स होते हैं जो कि ट्यूमर टिश्यूज रिलीज कर देते हैं हमारे ब्लड में। जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है। बायोप्सी बहुत पहले से यूज की जाती है, जिसमें टिश्यू का कोई छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। आजकल नीडल बायोप्सी की जाती है डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को। एंड अल्ट्रासाउंड, पैनक्रियाज, लीवर और किडनी के कैंसर को का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये पॉसिबल वेज हैं जिसकी हेल्प से, जिसके थ्रू कैंसर का पता लगाया जाता है। ठीक है। चलिए, मैं हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कैंसर कोजिंग जीन्स आर नोन एज, कैंसर कोजिंग जीन्स को क्या कहते हैं और ह्यूमन बॉडी में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कैंसर कोजिंग जीन्स आर नोन एज, चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। कैंसर कोजिंग जीन्स आर नोन एज ओंकोजीन्स, इसलिए स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी इसको कहते हैं। एंड दीज ओंकोजीन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन एक्टिव फॉर्म, प्रोटो ओंकोजीन्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, किसी भी रीजन से, फिजिकल, केमिकल या म्यूटेजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये एक्टिव फॉर्म ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओंकोजीन्स में बदल जाते हैं, एंड दे कॉजेज कैंसर। ठीक है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को सार्कोमा कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब आपके 2020 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसकी जगह। 20 आप ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
ओके कोई बात नहीं, ये वाला कर लेते हैं। एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको कंपेयर करनी है लाइफ साइकिल, लोग जो गाँवों में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, और वो उनकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। आजकल बहुत बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि शहर गांव भी आजकल गांव नहीं रह गए हैं, वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जो अर्बन एरिया में लोग रहेंगे तो वो बेचारे जॉब करते हैं, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, कॉरपोरेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैनुअल लेबर होता है, यहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है गाँव में, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो सेडेंट्री लाइफ साइकिल होगी। सेडेंट्री का मतलब होता है जो एक जगह पे ही रहे। सेडेंट्री लाइफ साइकिल, ये एक्टिव लाइफ साइकिल है गांव में रहने वालों की। हाउ हैव मैनी ऑप्शन टू स्प्लर्ज ऑन प्रोसेस्ड फूड, लेकिन यहाँ पे तो वो अपना रोज चूल्हे में रोटी बनाएंगे या फ्रेश फूड मिलता है। यहाँ पे पिज्जा बर्गर का कंसेप्ट थोड़ा सा कम होता है आजकल, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जंक फूड पे जो है डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों से दूर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, उनका हेक्टिक बिजी लाइफ शेड्यूल होता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, अभी भी बहुत कम है। डायबिटिक एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, या सॉरी एक्टिविटीज़ नहीं कहूँगा, जो कि इनसे जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे कम है। और यहाँ पे इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आजकल ऐसा इशू नहीं रहा है। बट इमरजेंसी के केस में यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं अभी भी जो जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये आपका T20 सीरीज था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। इस T20 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए बेटा? आपको कितने क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली आते थे, आप बताएंगे मुझे। आप अपने आंसर्स भी भेज सकते हैं कि सर आप चेक करके बताइए हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछिए, जितने ज़्यादा आप डाउट पूछेंगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी नीडफुल को हेल्प मिल जाए, हो सकता है आप वो कोचिंग वो फीस अफोर्ड कर पा रहे होंगे। लेकिन ये जो चैनल है बायोनिधि हमारा, ये टोटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे वो PYQs हैं, चाहे वो सैंपल पेपर्स हैं, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बेचारा, उसको आप अगर शेयर करते हैं तो उसकी हेल्प हो सकती है। हम बात करेंगे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बेटा सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 1 मार्क, 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आप याद रखें इसमें केस बेस्ड स्टडी और 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाता है बेटा। तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs, रिपीटेटिव PYQs तो देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, आपको साइंटिफिक नेम बताना है माइक्रोब का जो माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए अगर मैं आपको NCERT में दिखाऊं तो फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ब्रेड मेकिंग, जिसको ब्रेवर्स ईस्ट भी बेटा कहा जाता है, क्लियरली लिखा हुआ है देखो बेटा NCERT में, यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस, एंड वहां से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप NCERT पढ़ना सीखिए कि NCERT कैसे पढ़ी जाती है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, वो माइक्रोब यूज किया जाता है फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। हो गया क्लियर? बिल्कुल देखिए NCERT में क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम बताना है आपको सोर्स ऑर्गेनिज्म का जिससे पहली एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई थी। फिर से आपको NCERT पर लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहली एंटीबायोटिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था, चैन और फ्लोरी को इसलिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम से इसको ऑब्टेन किया गया था। ये भी NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब इसका आंसर आप क्लियरली बता सकते हैं ना।
द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जहां से पहली एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। अगर आप में से किसी को पता है कि आजकल कमर्शियली पेनिसिलियम किससे ऑब्टेन की जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। पेनिसिलियम क्राइसैंथेमम से इसको आजकल कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है, बट इनिशियली इसको कहां से, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ना आना चाहिए, आपको वहां से क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर बच्चे? तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ज्यादा होगी इसका मतलब वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, तो इट इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। हाई बीओडी हाई वाटर पोल्यूशन, ग्रेटर बीओडी मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। तो इसलिए इसका बीओडी वैल्यू घटाया जाएगा जिससे कि हम इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है बेटा उसको हम रिड्यूस कर सके और वाटर की क्लीनिंग हो सके। यहां पर भी आप क्लियर कट देख पाएंगे, ये भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम होती है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। 1 लीटर पानी में से जब उसका बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज की जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी बीओडी। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड, देखिए फिर से क्लियर कर दिया हुआ है, एंड बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितनी ज्यादा बीओडी उतनी ज्यादा इसका पोटेंशियल, सॉरी पोल्यूटिंग पोटेंशियल। क्लियर कट? कोई कंफ्यूजन? अब आप पढ़ पाएंगे, आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द न्यूट्रिएंट दैट गेट एनहांस्ड बाय कर्लिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय लैक्टोबैसिलस। देखिए आपने सुना होगा, हमें हमारे घर में बड़े कहते हैं कि मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें होता है कर्ड में। कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है मिल्क से क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। जब कर्डलिंग की जाती है मिल्क की तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें एक्ट करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो और उसकी वजह से उसमें विटामिन B12 की फॉर्मेशन होती है जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देती है बेटा। ये देखिए यहां लिखा हुआ है क्लियरली, ये रहा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मिल्क में और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, while converting milk to curd it improves the nutritional quality by increasing vitamin B12 content। ठीक है, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे स्टमक में हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर कर जाते हैं, उसकी एंट्री को भी, उसकी ग्रोथ को भी चेक करने का काम करता है। ठीक है ना, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है जो कोगुलेट करके और मिल्क को पार्शली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एंड सबस्ट्रेट दैट एक्ट ऑन टू प्रोड्यूस बायोगैस। कॉमनली उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है, मिथेनोजेंस कहते हैं इनको। कहां कहां मिलते हैं मिथेनोजेंस आप बताइए। काऊ डंग सबसे कॉमन एग्जांपल है। अब आपको दिखाऊं एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है, अब वो आपने सुना होगा ना, ये करके दिखाओ, तो अब वो करके दिखा रहे हैं। अब आपको ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है मिथेनोजेंस। क्या, कौन से बैक्टीरिया? which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen। इन बैक्टीरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? मिथेनोजेंस। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो एक आपसे पूछा गया था, एक आपने बता दिया था। इसके अलावा दूसरा कहां मिलता है? अगर आपसे पूछे कमेंट सेक्शन में बताइए। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलता है। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी मिथेनोजेंस मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एनाएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ह्यूमन ऑफ कैटल्स ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what makes nucleopolyhedroviruses a suitable biological control agent? Biological control agent nucleopolyhedroviruses को नॉर्मली बेटा कहते हैं बैक्यूलोवायरसेस, दे आर बैक्यूलोवायरसेस। अरे क्या लिखा है, दोबारा से लिखता हूं, बैक्यूलोवायरस इनको कहा जाता है, ठीक है। ये हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं एंड नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं कि जिसके लिए है उसी के ऊपर काम करेंगे, इधर उधर नहीं, बिल्कुल फोकस्ड। जैसे आप लोग अभी फोकस्ड हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए 70 आउट ऑफ 70 और उसके बाद फिर 360 आउट ऑफ 360। तो ये अंतिम युद्ध हमारा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा कि आपको बोर्ड में 70 मार्क्स दिलवा दिए, उसके बाद हम नीट के लिए भी वही लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रांगली वो लड़ाई लड़ेंगे हम, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस जिनको हम कॉमनली बैक्यूलोवायरसेस कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब टारगेटेड है बिल्कुल। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इनमें होती है ना। तो बैक्यूलोवायरसेस वो पैथोजन है जो इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। इनका जीनस क्या है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस, स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे इंपैक्ट नहीं करते, उनको अफेक्ट नहीं करते। नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स की जिसके लिए यूज किया जा रहा है सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करेंगे। सो दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में वाइडली यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात, चले आगे। ओके जी, एक रीजन बताना है आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी को एग्रीकल्चर सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है। देखिए बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते। इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए भी इनको यूज किया जाता है। दो काम हो गए, एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और सेकेंडली जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। चलिए, दो ग्रुप बताने हैं आपको ऑर्गेनिजम्स के। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, जो फ्लोक बनाते हैं और राइट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ बीओडी ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट में उनके रोल को बताना है। फ्लोक क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स को जो इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। ये मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म्स मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोक्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है ना। तो जो फंगल्स के जो आईपी होते हैं, फंगल आईपी जो होते हैं, फंगल फिलामेंट होते हैं, उनके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। और जो एफ्लुएंट है, जब हम वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो एफ्लुएंट है उसके ऑर्गेनिक मैटर को ये बेटा कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसको कंज्यूम करने से क्या फायदा होता है, उसकी वजह से क्या होगा, बीओडी घट जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा था ना कि बीओडी क्या करता है, बीओडी की वजह से क्या होता है, बीओडी कम होगी। बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतनी ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा। तो बीओडी को घटाना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए ये यूज किए जाते हैं, फ्लोक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होगा सीवेज में, वहां पे फ्लोक्स यूज किए जाते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये 3 चीजें लिखेंगे, फ्लोक होता क्या है, कैसे काम करता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आप सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। स्टार्टर जिसको हम इनोक्यूलम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनोक्यूलम।
मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए यूज क्यों किया जाता है? ऑलरेडी हम एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में था, ये अलग फॉर्म में है कि जब स्टार्टर ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क में तो जो वहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जिनको कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो वहां पे प्रेजेंट है बेटा, वो वहां पे ग्रो करेंगे और मिल्क का कोएगुलेशन कॉज कर देंगे। जो मिल्क के प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन का होता है कैसीन, उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे और विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देंगे कर्ड में, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा देंगे। तो स्टार्टर का काम क्या हो गया यहाँ पे? मिल्क का कोएगुलेशन कॉज करना, ठीक है, और मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन कर देना। ठीक है बेटा, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा होगा तो आपको पता होगा, लार्ज होल सीन इन स्विस चीज, व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू? टॉम एंड जेरी जिसने देखा है आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में इस तरह से जो उसके पास चीज का पीस होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब CO2 प्रोड्यूस होती है ना ड्यूरिंग चीज फॉर्मेशन, तो वो बाहर जब निकलती है तो वो होल्स बन जाते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन स्विस चीज। अब स्विस चीज बनाता कौन है? स्विस चीज इज प्रोड्यूस बाय प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सेरेमेनी, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सेरेमेनी। और रॉकफोर्ड चीज कौन बनाता है? रॉकफोर्ड चीज, चलिए बता दिए कमेंट सेक्शन में। रॉकफोर्टी बता देता हूं, आगे का आपको बताना है। रॉकफोर्टी, रॉकफोर्ड से रॉकफोर्टी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, 10 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बता दीजिए बेटा। फुल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आप देख लीजिए, वन शॉट वीडियो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एनसीईआरटी लोग कहते हैं लाइन टू लाइन, मैं कहता हूं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है वहां पे, वन वर्ड, ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं, वन वर्ड बाय वर्ड है वहां पर। और इसी तरह यहां पे भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा के आंसर्स बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कहां पर क्या चीज है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, बस समझने का फर्क है। एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे ना बेटा, उतनी बार आपको कुछ नई चीज समझ आएगी। आप पहली बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार में कुछ और ऐड होना होगा, तीसरी बार कुछ और ऐड होगा। नीट के मेरा जो टॉपर बच्चा था, आप उसका अगर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, 10 to 15 टाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग नीट के लिए करनी पड़ती है टू गेट दिस स्कोर 360 आउट ऑफ 360। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा बेटा, अगर आप सीरियस हैं अबाउट योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक ब्रेक भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स बताना है आपको और हमारी बॉडी में ये कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होगा, सीधी सी बात, कोई ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना। अब ये है क्लोट बस्टर। ऐसे पेशेंट जिनको सीरियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, उनमें क्लोट फॉर्मेशन को हटाने के लिए, क्लोट को हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसको मॉडिफाई किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द blood vessels to the patient who have suffered from myocardial infarctions। ये करके दिखाऊं? चलिए करके दिखाता हूं। एनसीईआरटी में कहां पे है, देखिए क्लोट बस्टर, यहां पर आप देखिए, ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये रहा, streptokinase produced by bacterium streptococcus modified by genetic engineering used as clot buster for removing clot from the blood vessel of patients who have undergone myocardial infarctions leading to heart attack। ठीक है, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस करता है एंड इट इज यूज एज
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए के टाइम पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का ये काम करता है बेटा, ठीक है, याद रहेगा आपको। और दूसरा क्या है, स्टैटिन है, जो मोलस्कस परप्यूरस से प्रोड्यूस होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के काम आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है उसके लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है उसके साथ कंपटीशन करता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर देता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिए कि आपने देखा होगा कि हम जो घर में जूस बनाते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होती, क्लियर नहीं होते, लेकिन जो बोतल जूस हम मार्केट से लेके आते हैं बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बोतल जूस है ना उनकी क्लैरिफिकेशन कर दी जाती है, उनको क्लीन किया जाता है बाय यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोटीएजेस और पैक्टिनेज की हेल्प से उनको बोतल जूसेस को क्लैरिफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं एक एक वर्ड इस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखिए, कमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल का कैसे होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से होता है, ठीक है ना। लाइपेजेस कहां यूज होते हैं? लाइपेजेस होते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में। तो जो डर्ट है, ऑयल स्टेन्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और देखिए और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, एस्परजिलस नाइजर फंगस है, ठीक है, इसको यहां से करते हैं। एस्परजिलस नाइजर, सॉरी, अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। एस्परजिलस नाइजर जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय दीज माइक्रोब्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, सारी की सारी चीजें, एंटीबायोटिक्स हो गई, सबका सब प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स की हेल्प से, एंटीबायोटिक्स भी। चलिए अदर क्वेश्चन, चलिए देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे वही दोबारा से हो गया। सोर्स बताना साइक्लोस्पोरिन ए का और ये कैसे हेल्प करता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिना आंसर देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी से आंसर लिखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए का मैंने अभी आपको बताया था बेटा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ईमानदारी से बताइए। फंगस है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उससे प्रोड्यूस होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। आपने सुना होगा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसमें रिजेक्शन केस बहुत हाई होता है। एलोग्राफ होता है, जीनोग्राफ होता है, ये वर्ड्स भी आपने वहां पे पढ़े होंगे। चलिए अगर आपने ईमानदारी से आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस। ड्यूरिंग सेकेंड, मैंने कहा था ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी एफ्लुएंट, हाउ डज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी अकर्स, कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पर बीओडी कैसे डिक्रीज होती है। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, फ्लोक्स वर्ड हमने यूज किया था। तो फ्लोक्स क्या करेंगे, जो एफ्लुएंट है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया मतलब पोल्यूशन कम हो गया, पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस उन्होंने यूज कर लिए, तो बीओडी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी। बीओडी ड्रास्टिकली डिक्रीज करने का मतलब वाटर या हमारा जो सीवेज है वो क्लीन ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरिएशन अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या होते हैं, एक नंबर में भी इंपॉर्टेंट था, यहां पर भी आया है। वहां से जो बैक्टीरियल सेल इन एसोसिएशन विद फंगल फिलामेंट, कि बैक्टीरिया जो कि फंगस के फिलामेंट के साथ मिलकर इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको क्या कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है बेटा। जैसे जैसे फ्लोक ग्रो करेंगे वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे एफ्लुएंट के, और जो बीओडी वैल्यू है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू है, वो ड्रास्टिकली कम होती चली जाएगी और हमारा जो सीवेज है या जो वाटर है वो क्लीन होता चला जाएगा। देखिए यहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट था उसको बड़े बड़े एरिएशन टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है और मैकेनिकल
एजिटेशन उसका किया जाता है मैजिकल, ये भी, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एजिटेशन क्यों किया जाता है? मैकेनिकल एजिटेशन जिसे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए और एयर इफेक्टिवली पंप हो जाए प्राइमरी एफ्लुएंट में, ठीक है। तो मैकेनिकल एजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, याद रखना है, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम फ्लोक कह देते हैं, बैक्टीरिया विद फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई का जो एसोसिएशन होता है। आप जब ये ग्रो करेंगे तो मेजर पार्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर का बेटा ये कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई कम, और जैसे बीओडी रिड्यूस हुई तो क्या हो गया, हमारे जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितनी ज्यादा बीओडी होगी वेस्ट वाटर की, उतनी ज्यादा उसकी पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगी, उतना ही ज्यादा वो पोल्यूटेड होगा, याद रहेगा। देखिए एनसीईआरटी रामबाण, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो आपके लिए वो है आपकी एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का मैजिक मैंने आपको दिखाया आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू मिथेनोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस की कंपोजिशन, बायोगैस इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन, उसके अलावा CO2 होती है, उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन होती है। तो मिथेनोजन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, और उनका एनारोबिक डाइजेशन होता है बाय जो सेलुलोजिक पार्ट है प्लांट का, उसका एनारोबिक डाइजेशन करने से मिथेनोजन्स की हेल्प से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू माय किड्स, देखते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। इसको, ये तो आपके एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइप ऑफ माइक्रोब दिया हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम बताना है और कमर्शियल प्रोडक्ट बताना है। क्लोथ बस्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। चलिए बताइए, क्लोथ बस्टर बैक्टीरिया है जो क्लोथ बस्टर का काम करता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने बात की थी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सिट्रिक एसिड मैंने वहीं पे आपको बताया था, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फंगस है, ठीक है। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। साइक्लोस्पोरिन ए यूज प्रोड्यूस करता है। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज बताइए, क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसर है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड लास्टली बैक्टीरिया जो ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम, ये यहाँ पे आ गया। एज सिंपल एज दैट। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? मजा आ रहा है? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपको सीवेज ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेप्स बताने हैं जिससे पहले कि ये रिलीज हो नेचुरल वाटर बॉडीज में। देखिए मेनली तो दो ट्रीटमेंट होते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और उसके बाद होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और एक केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ठीक है। तो मेनली दो ट्रीटमेंट होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। कैसे होते हैं एक एक स्टेप देखते हैं। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से आइए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लिया जाएगा। चैनल गेट्स लगा दिए जाते हैं जिससे फ्लोटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह, वो उसमें फंस जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। सीवेज को उसके बाद भेज दिया जाएगा अगले चैम्बर में जिसको ग्रिट चैम्बर कहते हैं। तो ग्रिट में जो हमारा इफ्लुएंट गया, जो सीवेज गया, वो अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रिट होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे पैलेट में और सुपरनेटेंट अलग से हो जाएगा। अब इसको पास कर देंगे हम सेटलिंग टैंक में, ठीक है ना। और सेटल डाउन होने के बाद ऊपर का हिस्सा जो क्या बन जाएगा, उसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे। सॉरी, जो नीचे बैठ जाएगा उसको प्राइमरी स्लज कहेंगे, और एफ्लुएंट को हम भेज देंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद मैकेनिकल रिमूवल हो गया एंड सेडिमेंटेशन हो गया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा,
ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेटा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, यहां पे क्या हो गया, एरिएशन टैंक में उसको भेज देंगे। मैकेनिकल एजिटेशन क्यों होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, एयर इजिली उसमें एंटर कर जाए। और फ्लोक्स, एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल हाइफी, ये क्या करेंगे, जो हमारा पोल्यूटिंग वाटर है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर देंगे, जैसे बीओडी हो गई रिड्यूस। बीओडी रिड्यूस मतलब हमारा जो वाटर है थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। अब जो बाकी पार्ट था, अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम भेजेंगे आगे। आगे कहां भेजेंगे, यहां भेजेंगे। जो आप इसको कह देते हैं एक्टिवेटेड स्लज, उसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में भेज दिया। पहले एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट कर रहे थे, अब एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और जो बाकी ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम करके और वो प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, मीथेन। मैंने बायोगैस डायरेक्टली इसीलिए लिख दिया क्योंकि बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी यहां पे प्रोड्यूस होंगे। अब ये इतना साफ, इतना सही हो गया है कि अब इसको हम वाटर बॉडीज में भेज सकते हैं, उसको मिला सकते हैं वाटर बॉडीज में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों क्लियर हो गए होंगे बच्चों मेरे। चलो आगे, अब बड़ा रेस्पॉन्स दे रहे हो आपका, आज ही खत्म कर देना है। आज के बाद ऐसा हो जाए कि सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर लिख दो। एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। मैंने बताया था कि 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने हैं, 5 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ये चीजें ऑलरेडी हमारी आ चुकी हैं, अब आप फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन तो घर मैंने पढ़ा नहीं, अभी दोबारा से आपके लिए पढ़ देते हैं अच्छे से। चलिए, प्रोडक्ट बताना है, मेंशन द प्रोडक्ट एंड यूज। ये तीनों माइक्रोब क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं और उसका यूज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लोट बस्टर, बात खत्म। तो जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसमें होता है, जिनको हार्ट अटैक तक भी आ जाता है, ऐसे पेशेंट्स में इसको क्लोट बस्टर की तरह यूज किया जाए। लैक्टोबैसिलस सबको पता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, कैसिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर देता है और विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ा देगा, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ गई। बहुत ज्यादा फास्ट हो गया क्या? चलिए, ओके। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इथेनॉल, एक ही पैराग्राफ में ये सब कुछ था, है ना। ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। इथेनॉल प्रोड्यूस करता है तो लिकर इंडस्ट्री में भी हो गया, दोनों जगह काम हो गया। बड़ा काम की चीज है ना, बेकिंग और लिकर इंडस्ट्री दोनों में यूज हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, बीओडी 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 क्या, ये बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। चलिए, एट ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ए रिवर नियर ए शुगर फैक्ट्री द बीओडी। चलिए, मैं एक गंदे से ड्राइंग बनाता हूं आपके लिए। एक रिवर है और यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। आप इस फैक्ट्री से पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिवर नियर ए फैक्ट्री बीओडी हायर। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 साइट्स हैं, ए बी एंड सी, 3 सैंपलिंग साइट्स हैं, ठीक है। तो और ये एक 4th साइट जो थोड़ा सा दूर है, बल्कि पहले बनाना चाहिए हमें इसको, ये दूर है फैक्ट्री से। तो यहाँ पे नॉर्मल में है बीओडी, बट इस एरिया में ए बी में जो बीओडी वैल्यू है वो बीओडी वैल्यू है जो हाई है। व्हाट विल हैपन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस पार्ट ऑफ द रिवर एंड अंडर व्हाट कंडीशन विल द बीओडी बी लोवर्ड इन द रिवर, हाउ विल इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। चलिए बताइए कैसे एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। मैंने केस स्टडी बना दिया एक तरह से इसको। देखिए, बीओडी होगी आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हाई बीओडी, हाई ऑर्गेनिक मैटर इन रिवर, वाटर पोटेंशियल, जो पोल्यूटिंग पोटेंशियल है वाटर का वो ज्यादा। अब जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं बायोडिग्रेडेशन में, ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेशन में, वो बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट है डिजोल्व ऑक्सीजन का वो घट जाएगा। और जब डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाएगी, देखिए एक तो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, ऑक्सीजन अमाउंट जो है वाटर में वो कम होता है एज कम्पेयर टू लैंड, आपको सबको पता है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है। और ऊपर से इन्होंने और इसको कंज्यूम कर लिया,
तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। अब बीओडी वाटर की जब डिक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी डिकम्पोजिशन के लिए, और डिक्रीज बीओडी की वजह से एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पोल्यूशन कम हो गया, उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, फिशेज हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो खुद कैपेबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक्वेटिक लाइफ फ्लरिश करना शुरू कर जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ओके जी बेटा जी, ये है बायोगैस प्लांट। कौन बनाता है इंडिया में? केवीआईसी ने बेटर इंप्रूव्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए हैं। बतानी है आपको फुल फॉर्म केवीआईसी की। चलिए, तो एक डायग्राम है टिपिकल बायोगैस प्लांट का, सीक्वेंस बतानी है और ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। अब ये करके दिखाओ। चलिए बताइए फटाफट, ए बी और सी क्या है? देखिए, स्लज, गैस होल्डर, चार्ज पिट, क्या होते हैं ये तीनों? बताइए। स्लज टैंक, गैस होल्डर और चार्ज पिट। अरे नाम लिख देता हूं, चार्ज पिट, होल्डर। ठीक है, चलिए। बायोगैस प्लांट में डंग और जो डोमेस्टिक या किचन वेस्ट है उसको ऐड किया जाता है। तो वेस्ट प्लस वाटर, वेस्ट प्लस वाटर को बेटा क्या कहा जाता है? स्लरी। तो यहां पे ये स्लरी ऐड की जाती है, यहां से स्लरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बायोगैस टैंक को फ्लोटिंग लिड के साथ कवर कर देते हैं। ये नीचे तक होती है, जब बायोगैस बनना शुरू होगी तो धीरे धीरे ढक्कन ऊपर उठने लगेगा। ठीक है जी। विच कीप ऑन राइजिंग when the gas is produced in the slurry due to microbial activity of methanogens, methanobacteria। अनारोबिक बैक्टीरिया जो सेलुलोजिक पार्ट पे प्लांट के मटेरियल के एक्ट करते हैं, काउ डंग में एक्ट करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। 70 से 75% बायोगैस में मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब एक तरफ आउटलेट है, आउटलेट को, ये आउटलेट हो गया, इसको पाइप के हेल्प से हमारे जहाँ पे हमारा जो बर्नर है, गैस है, चूल्हा है, वहाँ तक लेके जाते हैं, और लेफ्ट ओवर स्लरी को दूसरे आउटलेट की हेल्प से इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसको एज ए मैन्योर यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंट है, केवीआईसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा जी, किसकी बात करोगे? हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट? पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं और ये कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड से कैसे अलग है? जिसको कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड्स। ये ऑर्गेनिक मेथड्स हैं। चलिए, मैंने आपको आइडिया दिया, ऑर्गेनिक मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के। ठीक, चलिए। नेचुरल प्रिडेशन इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स, है ना, केमिकल खत्म कर दिए, तो स्पीशीज स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। कन्वेंशनल में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, नॉन टारगेटेड हैं, तो जो जिसको बेचारे को जो उसको नुकसान भी नहीं कर रहा उसको भी लपेट लेंगे, उसको भी खत्म कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो है ही है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि ग्रेजुअली, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ग्रेजुअली इनका जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है हर ट्रॉपिक लेवल के बाद बढ़ता चला जाता है। तीसरा, तो अगर महंगे भी होते हैं फार्मर्स के लिए, इकोनॉमिकल कंसर्न भी है। ठीक है ना। लेकिन जब ऑर्गेनिक का कंट्रोल किया जाता है तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होता, पोल्यूशन नहीं कॉज करते और मैनेजेबल लेवल पे उसको मेंटेन कर लिया जाता है। तो ट्रेडिशनल में और केमिकल पेस्ट कंट्रोल में ये मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। चलिए, 2020 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए आगे कहाँ चलेंगे? 2021 के बाद हम चलते हैं 2021 पे। कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली अकरिंग इन सीवेज एंड मेकिंग इट लेस पोल्यूटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, आप लोग बना ही बताएंगे, तो अब क्या ही कर सकता हूं, मैं आपको समझा ही सकता हूं। ठीक है ना।
सेकेंडली आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो यूज किए जाते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आपके लिए एक समरी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। ठीक है, जो कम पोल्यूटेड करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फ्लॉक्स। तीसरी बार बता रहा हूं, बैक्टीरिया जो फंगस फिलामेंट के साथ, हाइफी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये एरोबिक होते हैं। ठीक है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। सीवेज को, एफ्लुएंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद लार्ज एरेशन टैंक में मैकेनिकली एजिटेटेड किया जाता है, एयर एंटर हो जाती है, फ्लॉक्स ऐड हो जाते हैं, ब्यूटी रिड्यूस हो जाएगी, सेटलिंग टैंक में भेज देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं, बाकी का जो ऑर्गेनिक मैटर उसको भी कंज्यूम कर लेंगे और मीथेन, नाइट्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली आपके लिए किया है इसको। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये मैं गलत मेंशन हो गया, ये 5 मार्क्स का नहीं आता है नॉर्मली चैप्टर से। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में रोल बताना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्यों प्रेफर किए जाते हैं। ऑलरेडी अभी जो हमने बात डिस्कस करी पेस्ट कंट्रोल पे, उसी तरह की एक बात है कि जो केमिकल्स होंगे, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, वो पोल्यूशन कॉज करेंगे, एक्सपेंसिव होंगे एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मेनली साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई यूज किए जाते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। मेन काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट ले नहीं सकते, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉस्फोरस को सोल्यूबल कर देते हैं जिससे वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाए, और प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। तो जो राइजोबियम है सिम्बायोसिस शो करता है, लेग्यूमिनस प्लांट और रूट नोड्यूल्स, उसका आपने 6th क्लास से शायद आपको पढ़ा होगा। ठीक है, फंजाई और उनका जो प्लांट के रूट्स का जो एसोसिएशन होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रेफर क्यों किया जाता है, इको फ्रेंडली, नो पोल्यूशन, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं एंड नेचुरल वे है, तो फर्टिलिटी सीधी सी बात है इंप्रूव ही होगी। ठीक है बच्चों मेरे, तो ये आपके लिए टॉप 22 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कह लो, वीवीआईपी कह लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए आप, जो आप नाम देना चाहें। तो आपकी बायोनीति ने आपके लिए ये 22 क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के डिस्कस कर दिए हैं। 1 शॉर्ट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। KVRI की फुल फॉर्म आपने बतानी है, मैं भूलता नहीं हूं चीजों को। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हायर कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।